हेलो स्टूडेंट्स, गुरु मंत्रा मेंस आंसर राइटिंग क्लास में सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करेंगे। और ये जिनका क्वेश्चन जो आंसर ये जो आंसर जिनका लिखा हुआ है, पुराने स्टूडेंट इनसे परिचित है और नए स्टूडेंट को इनका परिचय दे दूं। ये कॉपी जिनका है उनका नाम है नीरज कुमार, जिनका आप देख रहे हैं तस्वीर लगी हुई है। और इन्होंने बीपीएससी 67 के फाइनल रिजल्ट में असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर का पद प्राप्त किए हैं। और जब वो स्टूडेंट थे, जब वो हमारे यहाँ स्टूडेंट थे ऑफिसर बनने से पहले, तभी जो वो कॉपी प्रैक्टिस किए उन्हीं का ये कॉपी है। और उनके कॉपी को ही हम लोग विश्लेषण करते हुए ये सीखने का प्रयास करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए और हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए। और वे स्टूडेंट जो डीमोटिवेट हो जाते हैं ये सोच करके कि उनसे आंसर राइटिंग नहीं होता, या फिर जब वो आंसर राइटिंग करते हैं और टीचर द्वारा उनके आंसर राइटिंग में गलतियां निकाली जाती है और उससे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर वे स्टूडेंट जो सीधे अपने आंसर राइटिंग का टॉपर के कॉपी से, यानी जो कभी किसी सिविल सर्विस में टॉप किए हैं, उनके कॉपी से तुलना करते और तुलना करके वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मुझसे तो ऐसा आंसर राइटिंग होता ही नहीं है। तो उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी ऑफिसर बनने से पहले स्टूडेंट ही था और उनसे भी शुरुआत में गलतियां होती थी, वो भी परफेक्ट नहीं था। बस आप में थोड़ा हो सकता है कि उसमें थोड़ा कम कमी है और आप में थोड़ा ज़्यादा कमी है, आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, कमियां दोनों की ही दूर हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है उसका विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के लिए न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारतीय न्यायपालिका के महत्व का वर्णन करें एवं न्यायिक सक्रियता के अर्थ एवं मूल्यांकन पर प्रकाश डालें। जो स्टूडेंट पहले से भी हमारे क्लास में जुड़े हैं आंसर राइटिंग क्लास में, तो पहले भी पता है कि भारत में कौन सा विधि है, हम लोग कौन सा विधि अपनाए है, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि का क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक विधि से तात्पर्य है कि ऐसी विधि जिसमें व्यक्ति का जो प्राकृतिक अधिकार है उसको किसी भी स्थिति में बाधित नहीं किया जाता है, जो नेचुरल राइट है। और इसकी विशेषता क्या है कि जिस देश में प्राकृतिक विधि अपनाई जाएगी, जिस संविधान में, वहां न्यायपालिका का स्थान विधायिका से सर्वोच्च होता है। न्यायपालिका को यह पावर होती है कि वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विश्लेषण का वो एनालाइज करे, और अगर वो देखती है, न्यायपालिका ऐसा पाती है कि ये कानून विधायिका द्वारा जो बनाए गए कानून है ये संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है, संविधान के उपबंध से मैच नहीं करती है, तो ये उस कानून को क्या किया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। वह कानून अवैध घोषित कर सकती है, ये खासियत होती है। तो एक कल्याणकारी राज्य के लिए न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारतीय न्यायपालिका के महत्व का वर्णन करें एवं न्यायिक सक्रियता के अर्थ एवं मूल्यांकन पर प्रकाश डाले। सवाल यही है। क्वेश्चन कितने भाग में है? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कितने भाग में ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देख रहे हैं, एक कल्याणकारी राज्य के लिए न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका के महत्व का वर्णन करें, क्वेश्चन का ये एक पार्ट हो गया। एवं न्यायिक सक्रियता के अर्थ एवं मूल्यांकन पर प्रकाश डाले, ये दूसरा भाग होता। अब इन दोनों को किससे जोड़ना है? इन दोनों को जोड़ना है इससे, यानी कह सकते हैं कि ये आपका तीसरा भाग हुआ, या फिर कह सकते हैं कि इन दोनों को इनसे जोड़ते हुए लिखना है। ये क्वेश्चन का ट्रिक। अब देखते हैं नीरज जी किस तरह से आंसर लिखे थे। चलिए, भारत की न्यायपालिका भारतीय संविधान का संरक्षक होने के साथ साथ आम नागरिक के अधिकारों का भी सुनिश्चित करता है। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो अधीनस्थ न्यायालयों के माध्यम
पूरे देश भर में एकीकृत न्याय व्यवस्था को संचालित करता है। अपने विभिन्न ये अपने विभिन्न शक्ति एवं दायित्वों के माध्यम से न्यायपालिका व्यक्ति एवं राज्य दोनों के अधिकारों की रक्षा कर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये भूमिका स्ट्रांग है। ठीक है, भूमिका जो है पूरा स्ट्रांग है। भारतीय न्यायपालिका के सबसे ऊपरी स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर देश में कानूनी व्यवस्था को संवैधानिक रूप से चलाने का कार्य करता है। यहाँ पर जब न्यायपालिका की बात है तो मिस्टेक क्या है कि यहाँ न्यायपालिका के साथ एक ग्राफ के माध्यम से स्तर बता देना था कि भारतीय न्यायपालिका 3 स्तर पे काम करती है। लोअर कोर्ट, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और तीनों क्या है यहाँ पर एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो एक पिरामिड दिखा देना था, यह मिस्टेक है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकार, अपीलीय अधिकार, सलाहकारी अधिकार, रीट जारी करने का अधिकार, विशेषाधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय केंद्र राज्य अथवा केंद्र राज्य के बीच के विवादों को सुलझा कर राज्य एवं केंद्र को उच्च विकास का पथगामी बनाता। इसमें कई सारे लंबित एवं विवादित समस्याओं का समाधान होता तथा योजनाएं, देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट में प्रयोग नहीं करना था। ब्रैकेट का जितना कम प्रयोग करे उतना सही, आप जितना कम है यहाँ पर सीधा लिख देते लंबित योजनाएं। लंबित योजनाएं शीघ्र क्या होती है, शीघ्रता से पूर्ण होती हैं। ठीक है, अब आगे अपीलीय अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक के मुकदमों पर, इसमें अब मिस्टेक क्या है, अनुच्छेद का भी प्रयोग कर लेते तो ज्यादा, इसमें जो अनुच्छेद जो अनुच्छेद के तहत है उन अनुच्छेदों को भी इसमें वर्णित करते थे तो ज्यादा बेटर होता। सलाहकारी अधिकार, यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को यह सक्षमता प्रदान करता है कि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे एवं कानून के मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देगा। इस अधिकार को जन कल्याण के मसले पर राष्ट्रपति के ध्यानाकर्षण के रूप में भी देखा जा सकता है। रीट जारी कर, यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके माध्यम से बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध एवं उत्प्रेषण, लेख और अधिक के द्वारा उच्चतम न्यायालय व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, विशेषाधिकार, यहाँ भी इनको अनुच्छेद का प्रयोग करना था। इसमें भी अनुच्छेदों का प्रयोग मिस हो रहा है और इसमें तो और बेटर होता करना। क्यों जरूरी था, क्योंकि देखिए अनुच्छेदों का प्रयोग क्यों करना है, क्योंकि ये जितने अधिकार है इनमें से लगभग सारे अधिकार इनके साथ साथ ये जो इतने अधिकार है, ये अधिकार हाई कोर्ट को भी है। लगभग रीट जारी का अधिकार करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी है, हाई कोर्ट को भी है। अंतर क्या है, सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत है, हाई कोर्ट को 226 के, क्योंकि क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय पर नहीं है, क्वेश्चन न्यायपालिका पर है, क्वेश्चन न्यायपालिका पर है। ठीक है, तो आप जो ये अधिकार का जब ये सब चीज का वर्णन कर रहे हैं तो दोनों का पावर, दोनों का तो अनुच्छेद चेंज हो जाता है। जैसे रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत, इसको 226 के तहत, तो इसलिए यहाँ अनुच्छेदों का भी प्रयोग करना चाहिए था कि उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को जहां तक अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने का अधिकार है, वहीं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, रीट जारी करने का अधिकार है। तो इनको यहां पर दोनों का प्रयोग करना चाहिए था। विशेषाधिकार, कई विषय जैसे न्यायिक, उनमें न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियता, विशेष रूप से कल्याणी कार्य की राज्य के, इसमें भी अनुच्छेद का छोड़ना था। अनुच्छेद 13 के तहत हो गए, अनुच्छेद 243 हो गई, जितने भी है, अनुच्छेद 131 हो गए, ये सब जितना भी है जो कि न्यायिक पुनरावलोकन का ये करता है, मतलब शक्ति देता है न्यायपालिका को, उन सब का भी यहाँ पर अनुच्छेदों का भी प्रयोग करना था। जैसे देखिए, जैसे हिस्ट्री, विदाउट डेट नथिंग, कुछ नहीं है, तो वैसे ही इंडियन पॉलिटी
आप आर्टिकल हटा दे तो कुछ है ही नहीं, तब तो कोई टफ ही नहीं है। आर्टिकल ही तो है जो उसको टफ बनाता है। तो इसलिए यहाँ अनुच्छेद का भी प्रयोग करना था, कम से ज़्यादा नहीं पूरा तो कम से कम, एक ये मिस्टेक है। अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता का। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है नागरिकों के अधिकार की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। न्यायिक सक्रियता का संबंध न्यायिक पुनरावलोकन के से है, अंतर केवल प्रकृति का। जहाँ न्यायिक पुनरावलोकन कानून अथवा संशोधनों की वैधता को जांच करता है, वही न्यायिक सक्रियता उससे आगे बढ़कर जनहित में सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में भी भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही पॉइंट है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता के कारण सरकार के अंगों जैसे कार्यपालिका एवं विधायिका सरकार ने यह शासन के अंग देना चाहिए था। कार्यपालिका एवं विधायिका में व्यापक भ्रष्टाचार, कार्यपालिका की कार्य पद्धति को, देखिए भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार को रोकना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार ही है। हो सकता है कि डाउट्स, कभी कभी डाउट से भी किया जाता है न्यायिक सक्रियता, डाउट में भी, या नहीं भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए भी हो तो न्यायपालिका दखल देती है। तो इसलिए यहाँ भ्रष्टाचार को रोकना लिखना चाहिए था, ना कि भ्रष्टाचार। अंतर ये यहाँ पे भ्रष्टाचार को रोकना। कार्यपालिका की कार्य पद्धति का जटिल एवं अधिक समय ग्राही होता है। जब संसद अपने विधायी कर्तव्य से अनभिज्ञ हो, यदि किसी कारणवश लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों को लगातार शरण हो, जनहित याचिकाओं PIL, तो ये इंग्लिश में नहीं प्रयोग करना, हिंदी में PIL, और इसको इस तरह से लिखा जाएगा PIL अर्थात जनहित याचिका के माध्यम से किसी ज्वलंत मुद्दे को तत्कालीन सामने लाने पर हो। न्यायिक सक्रियता के रूप, अब देखते ये रूप, न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका, संवैधानिक व्याख्या, ठीक है। अब इसको भी डिफाइन कर देना था, इन सबको दो दो लाइन में डिफाइन कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता अगर डिफाइन करते तो। भारत में मूल्यांकन, भारत में न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता विशेष रूप से जनहित याचिका के माध्यम से काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। उससे न केवल समाज के वंचित वर्गों का उनका अधिकार प्राप्त हुआ, अपितु इसका प्रभाव सामाजिक नीतियां और कानूनों पर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है, सही पहुंच जा रहे हैं। भारत में न्यायपालिका ने अपने अधिकारों एवं सक्रियताओं के माध्यम से एक दो बार कर दिए हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को नया आयाम दिया। यहाँ तक अंततः या अतः ऐसा समझा जा सकता है कि भारत में न्यायपालिका ने अपने अधिकारों एवं सक्रियताओं के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को नया आयाम दिया है। इसका आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप देख चुके, हम लोग देखे कि इनके भी कॉपीज में गलती निकल रही है। तो ये वे स्टूडेंट जो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि आंसर राइटिंग नहीं हो रहा है, या बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी आदत होती है कि किसी टॉपर का कॉपी मंगवा लिए RTI से या नेट से डाउनलोड कर लिए, अब फिर उसको पढ़ करके वो डीमोटिवेट हो गए, हमसे तो ऐसा आंसर राइटिंग होता ही नहीं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो ऑफिसर भी बन रहे तो वो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में वो परफेक्ट बन गए। जिनका रिजल्ट भी हो रहा है, जिनका रिजल्ट हुआ तो उनका कॉपी सामने है, तो ऐसा नहीं है कि उनका एक ही दिन में वो परफेक्ट थे। वो भी जब प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी जब फर्स्ट स्टेज में थे, तो उनसे भी गलतियां हुआ करती थी। गलतियां किए तभी वो लेकिन फर्क क्या, वो अपनी गलतियों से सीखे, डिमोटिवेट नहीं हुए, गलतियों से सीखे, इसलिए वो ऑफिसर बने। जो डिमोटिवेट हो जाते हैं उनका सफर रास्ते में ही समाप्त हो जाता है। और जो स्टूडेंट को ये बीमारी है, टॉपर से बहुत सारे स्टूडेंट को ये बीमारी है, टॉपर का कॉपी देखना और उसी के जैसा बनने की कोशिश करना, तो इसके लिए ही ये सीरीज चलाया जा रहा है कि आप समझ सके कि जो स्टूडेंट का रिजल्ट भी आ रहा है, जो रिजल्ट वाले स्टूडेंट है जिनका कि आप कॉपी जिनको फॉलो करना चाहते हैं, वो भी अपने स्टूडेंट के लाइफ के दौरान, तैयारी के दौरान, उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, उसमें भी गलतियां होती थी। अंतर इतना है कि वो अपनी गलतियों से सीखे, किसी का नकल नहीं करना चाहे, अपना जो उनमें क्वालिटी था उसको इम्प्रूव किया सिर्फ, और वो ऑफिसर बने। इसलिए डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉपी में हम देख रहे हैं कि आज इनका भूमिका भी बहुत अच्छा रहा। कुछ छोटी मोटी बीच बीच में गलतियां हो गई,
एक दो लाइन उसको इग्नोर किया जा सकता है। इसको डिफाइन कर देते तो और बेटर रहता, दो दो लाइन में डिफाइन कर देते तो अच्छा रहता। और अनुच्छेदों का जो उन्होंने वर्णन नहीं किया, कहीं किया ही नहीं, ये एक दिक्कत है। कम से कम इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, अब रीट वाले में कम से कम वहाँ तो कर सकते थे 26, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, वो तो सिंपल था। तो ये एक मिस्टेक रहा। तो इसको आज फिर भी ठीक है पहले से, तो इनके इस कॉपी में मार्क्स दिया जाएगा 10 में से 5 नंबर। अगर ये अनुच्छेदों का प्रयोग करते तो 1 से 1.5 नंबर इसको बढ़ सकता था, क्योंकि अनुच्छेदों का प्रयोग को वर्णन करना छोड़ दिए तो उसी से उसका कुछ मार्क्स कट रहा है 1 नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं कि सर आप मार्क्स कम देते हैं, तो उनसे मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, मैं यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को 10 में से 10 दूं या 10 में से 2 दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप बीपीएससी के पास या फिर यूपीएससी के पास या जेपी, यानी जिस भी आयोग की आप तैयारी कर रहे हैं या मेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, वहाँ आप 10 में से कितने मार्क्स ला रहे हैं। मेरे पास 10 में से 10 हम दे भी दे, मुझे किसी स्टूडेंट से कोई दुश्मनी नहीं, जिसको मुझे लगता है कि इसको इतना मार्क्स मिलना चाहिए मैं देता हूँ। लेकिन यदि किसी को लग रहा है कि नहीं कम दे रहे हैं, इससे हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। दुश्मनी मेरी है नहीं किसी से, ना ही सरकार हमको, ऐसा नहीं कि इंडिया में सरकार को हम ही को अधिकार दिया है मेंस के लिए किसी को, या हम जिनको जो मार्क्स देते हैं मेरे दिए गए मार्क्स के अनुसार आयोग जो होता है रिजल्ट जारी करता है उस स्टूडेंट का, ऐसा भी नहीं है। मेरे पास 10 में से 10 आया या 10 में से 2 आया इंपॉर्टेंट नहीं, आप मेंस एग्जाम में 10 में से 10 कितना मार्क्स ला रहे हैं वो इंपॉर्टेंट, और वहाँ आप अच्छे से ला सके, इसलिए हम बहुत नाप तोल के देते हैं ताकि आप अंधेरे में ना रहे। इसलिए स्टूडेंट को ना तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत है ना डरने की ज़रूरत। और आप ये देखिए कि आपकी कॉपीज में कहाँ गलतियाँ निकाली जा रही है, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए बताया जा रहा है, वो सब सीखना है। मार्क्स मेरा दिया गया मार्क्स कोई मायने नहीं रखता। अब मैं इसको 4 ही, किसी में 3 ही नंबर दे रहा हूँ, 4 ही नंबर दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अब ऑफिसर बन चुका है, ये ऑफिसर बन जाओ, अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना दे रहे हैं। ये तो आप लोगों के लिए जो अभी स्टूडेंट है उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि उनको एक समझ में आ सके कि आपको कितना बेटर लिखे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, तो उनके लिए मैं सिर्फ ये मार्क्स दे। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये तो ऑफिसर बन चुके हैं। तो मैं 10 में से कितना मार्क्स दे रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग प्रयास कीजिए कि अपनी जो कमियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, उसे इम्प्रूव करें। मार्क्स का पीछे नहीं पड़ना है, अभी गलतियों को सीखने में, गलतियों को जो कमी है उसको इम्प्रूव करके ठीक करें, उसके पीछे चलना है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इस सीरीज को फिर आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे कि आंसर राइटिंग के दौरान हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।